कोल्ड रिजर्वायर। चलिए आप अपना माइक ऑफ कीजिए, दूसरे सब पूछ लेते हैं, है ना। ओम प्रकाश कुमार, यस आप सर। बताइएगा। चलिए आप बताइएगा, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस का फॉर्मूला क्या होगा? NRT log V2/V1। NRT अगर बोलिएगा तो एलन के टर्म में बोलिएगा, लॉग नहीं बोलिएगा, नहीं तो 2.303 करिएगा, ठीक है। यस सर। चलिए आप अपना माइक ऑफ करिए। प्रियांशी, चलिए आप बताइएगा, हीट इंजन में इफिशिएंसी का फॉर्मूला बताइएगा। सर वर्क बाय हीट टेकन। आप टेम्परेचर के टर्म में बोलेंगे। N is equal to 1 minus T2 upon T1। T2 अपॉन T2 क्या है? लोअर टेम्परेचर या हायर टेम्परेचर? सर हायर। चलिए ठीक है, T2 हायर। सर लोअर लोअर टेम्परेचर, लोअर। देखिए याद कर लीजिए, हीट में हमेशा T1 होता है हायर टेम्परेचर, पहला जो होता है वही हायर होता है, ठीक है। चलिए अपना माइक ऑफ कीजिए अब। चलिए नेहा कुमारी। यस नेहा, सर। यस चलिए सर। आप बताइएगा, हीट इंजन में जो हीट रिलीज किया जाता है वो हॉट रिजर्वायर में कि कोल्ड रिजर्वायर में? हॉट रिजर्वायर से रिलीज किया जाता। चलिए अपना माइक ऑफ कीजिए आप, ठीक है। हीट हॉट या रिजर्वायर से लिया जाता है और कोल्ड में रिलीज किया जाता है, ठीक है। फॉर्मूला सारा याद है A to Z। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हीट इंजन तो पढ़ लिए थे, अब कोल्ड इंजन कौन पढ़ेगा? यानी कि हीट पंप पढ़ना है। क्या पढ़ना है? हीट पंप। जरा गौर से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। हीट पंप, हीट पंप या इसी को कहते हैं रेफ्रिजरेटर या फ्रिज, जो आपके घर में रहता है ना। रेफ्रिजरेटर, फ्रिज या हीट पंप एक ही टर्म है सब, लेकिन बुक में देता है हीट पंप। लेकिन आप याद रख लेंगे कि इसी को कहते हैं हम लोग रेफ्रिजरेटर और फ्रिज। हम बहुत सारा नाम लिखेंगे नहीं, लेकिन नाम तो सबका बोल ही दिए। तो रेफ्रिजरेटर हो, फ्रिज हो या फिर हीट पंप हो, बात एक ही है। तो एक बात तो आप लोग बताइए कि हीट पंप जो होता है यानी रेफ्रिजरेटर जो होता है, उसके अंदर का टेम्परेचर कम होता है और रूम का टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो फ्रिज के अंदर में अगर कोई गर्म सामान रखते हैं तो ठंडा हो जाता है। तो उसके अंदर का सिस्टम कैसे काम कर रहा होगा? यानी कि फ्रिज के अंदर ठंडा है, आप वहां गर्म सामान रखें, उसका हीट एब्जॉर्ब करके वो बाहर निकालता होगा रूम में। इसलिए याद कीजिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा, मेरी बात को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। फ्रिज के बैक साइड में जो होता है गर्म होता है। क्या होता है? गर्म होता है। ये बात आप लोग देखे होंगे, फ्रिज के बैक साइड क्या होता है? गर्म रहता है थोड़ा सा। क्यों गर्म रहता है? तो वही वो कोल्ड रिजर्वोयर से हीट निकाल करके हॉट रिजर्वोयर में, मतलब रिवर्स प्रोसेस ऑफ क्या है आपका हीट इंजन है। यानी कि आप लिख सकते हैं यह जो है रिवर्स प्रोसेस ऑफ क्या है आपका? हीट इंजन है। हीट इंजन का क्या है? रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है। ये बोल दिए हैं पॉइंट, आप अपने से जब वीडियो दोबारा देखेंगे तो वहां से लिख लेंगे। हम सिर्फ यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि यह भी जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पर बेस्ड है, यानी यह भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल पर ही आधारित है। याद कर लीजिए, पॉइंट केवल बोल रहे हैं, लिखवा नहीं रहे हैं, लिखना है आपको बाद में खुद। यानी कि यह भी जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल पर आधारित है, या आप कह सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पर आधारित है। अभी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स नहीं चल रहा है उतना दिनों से, तो यह भी जो है आपका, लेकिन यह क्या है? रिवर्स प्रोसेस ऑफ हीट इंजन है। तो हम पिक्टोरियल डायग्राम से केवल समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। देखिए ये हॉट रिजर्वोयर है ना, और इसी में आपका ये था, ये है नीचे कोल्ड रिजर्वोयर है। कोल्ड रिजर्वोयर है ना। कोल्ड रिजर्वोयर और हॉट रिजर्वोयर है, ठीक है।
देखिए ध्यान से, फ्रिज का हीट इंजन में क्या होता था, यहाँ पर फ्यूल इंजेक्ट करके इसको गर्म करते थे, मतलब फ्यूल में फायर कैच करता था, यानी जिसके कारण हीट रिलीज होता था और वो हीट चलता था, आपको वर्क डन होता था। लेकिन वर्क डन यहाँ हो करके दिखाता था, मतलब आपको वर्क डन मिलता था। लेकिन अब यहाँ पर उल्टा प्रोसेस है। उल्टा प्रोसेस क्या है वो समझ लीजिए। उल्टा प्रोसेस ये है कि आपका जो यहाँ पर है, बात समझिए कि ये कोल्ड रिजर्वोयर से हीट उठाएगा, मतलब कि अब रिवर्स प्रोसेस है, यहां से हीट चलना शुरुआत करेगा इधर की ओर। बोर्ड पर ध्यान दीजिए अच्छा से, एकदम नजर गिराए रहिएगा आप लोग, समझ लीजिए बात को, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो सकता है। यहाँ पर देखिए रिवर्स प्रोसेस है, ऊपर की ओर हीट जा रहा है, और कोल्ड रिजर्वोयर का टेम्परेचर ऑलवेज आपका T2 होगा और हॉट रिजर्वोयर का ऑलवेज आपका T1 होगा। हम बोले हैं ना कि हीट में क्या है, T1 को हाईएस्ट टेम्परेचर से सभी जगह माना जाता है, ये बात ध्यान रखना पड़ेगा आपको हर हाल में, कोल्ड रिजर्वोयर से। और यहाँ से जो हीट चलाना उसको नाम Q2 रखेंगे, Q2 अमाउंट ऑफ हीट टेकन फ्रॉम कोल्ड रिजर्वोयर, यानी कि लोअर से हायर उठा रहे हैं, तब ये वर्क करके दिखाएगा नहीं, इस पर काम आपको एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा करवाना पड़ेगा, यानी वर्क यहाँ पर करवाना पड़ेगा, आपको वर्क करना पड़ेगा आपकी बार, और तब यहाँ पर हीट रिलीज होगा हॉट रिजर्वोयर में। अब की बार हीट कहाँ रिलीज होगा, हॉट रिजर्वोयर में, और मान लेते हैं ये T1 अमाउंट ऑफ हीट यहाँ रिलीज हुआ। देख लीजिए ध्यान से, समझ लीजिए मेरी बात को, यानी यह जो है बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बात समझने की कोशिश कीजिए। हम क्या कह रहे हैं, बहुत सिंपल प्रोसेस क्या है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा आप। तो बहुत सिंपल प्रोसेस क्या है, याद कर लीजिए आप, सिंपली आप ये बात को समझते होंगे कि कोई भी एनर्जी हायर से लोअर की ओर अपने आप फ्लो करता है, कोई भी एनर्जी हायर से लोअर की ओर अपने आप फ्लो करता है, उसके फलस्वरूप आपका वर्क डन होता है। पिछले क्लास में बताए थे, डैम में पानी बांध के हम लोग हाई एनर्जी तक ले जाते हैं, उसका हाइट बढ़ा देते हैं, और हाई उसके बाद फिर जब वो प्रेशर के साथ आपका रिलीज करते हैं तो टरबाइन घुमा करके आपको वर्क डन मिल जाता था। तो हाई से लो पानी अपने से फ्लो कर रहा है, लेकिन आपके घर में एक इंस्ट्रूमेंट लगा होगा, यानी इसको नाम होता होगा मोटर पंप, वाटर पंप, जो कि जमीन से पानी उठा करके आपको कहाँ टंकी में पहुंचा देता है। तो देखिए वहां भी पंप नाम पड़ा, यहाँ भी पंप नाम है। याद कीजिए, व्हाट यू मीन बाय पंप, PUMP, पंप का मतलब क्या समझते हैं। तो जहां भी पंप वर्ड लग जाए इसका मतलब होता है टू सक, सक मतलब होता है सोखना, खींचना, सक मतलब क्या होता है, खींचना। तो यहाँ पर याद कीजिए कि वहां वाटर पंप क्यों है, नाम क्यों है वाटर पंप, क्योंकि जमीन से वो पानी को सोख करके आपको टंकी में पहुंचा रहा है। यहाँ पर इसका हीट पंप क्यों नाम पड़ा, तो कोल्ड रिजर्वोयर से जहां ठंडा है, लोअर टेम्परेचर में एनर्जी है, वहीं से एनर्जी उठा ले रहा है, यानी उसको सक कर रहा है, और कहाँ फेंक दे रहा है, हायर में। इसका एक और एग्जाम्पल है फ्रिज आपका, के बाद दूसरा एग्जाम्पल है आपका AC। रूम में AC लगाते हैं ना, तो रूम में जब AC लगाते हैं तो रूम का टेम्परेचर कम होता है, आप 20 डिग्री पर टेम्परेचर पर चलाते होंगे, 18 पर चलाते होंगे, 22 पर चलाते होंगे। तो याद कीजिए वो 22 डिग्री टेम्परेचर रूम का है, लेकिन बाहर, रूम के बाहर जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री है, 38 डिग्री है। लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है, रूम का ही टेम्परेचर सक करके और कहा इन्वायरमेंट में दे रहा है। इसका मतलब आप याद रखिए, अब आप क्या कीजिए, AC के जस्ट बाहर एग्जॉस्ट जाइएगा तो एकदम गरम गरम हवा निकलेगा। ऐसा क्यों, तो समझ लीजिए। और तब आपका वो फ्री में काम नहीं करेगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी लेगा, यानी आपको अब वर्क उस पर करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए ध्यान से समझ लीजिए, जब नीचे से लोअर एनर्जी से कोई चीज को हायर एनर्जी में ले जाइएगा तो आपको काम करना पड़ेगा, लेकिन हायर से जब लोअर में आएगा ना तो आपके लिए वो काम करके देगा। बस इतना ही अंतर है दोनों में। सर आपका वीडियो रुक गया है। समझ गए ना, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं जो, ठीक है। तो ये जो था आपका क्या है, कोल्ड रिजर्वोयर है। तो कोल्ड रिजर्वोयर से जब आप ले जाएंगे एनर्जी हॉट रिजर्वोयर की ओर, तो आपका क्या होगा, आपको वर्क एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क करना पड़ेगा, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ भी लागू होगा, इस बात को समझ लीजिए। यानी कि बाई कंजर्वेशन Q2 अमाउंट जो है, मतलब देखिए इसको हम लोग सिंक भी कहते हैं, इसको सोर्स भी कहते हैं, कोल्ड रिजर्वोयर को हम लोग सिंक भी कहते हैं।
तो एक बात समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं। जो यहाँ पर जो है Q2 अमाउंट जो है, Q2 जो है अमाउंट ऑफ हीट टेकन फ्रॉम कोल्ड रिजर्वोयर, कोल्ड रिजर्वोयर है ना, कोल्ड रिजर्वोयर। और Q1 जो है अमाउंट ऑफ हीट रिलीज इन द हॉट रिजर्वोयर, हॉट रिजर्वोयर। यानी हॉट रिजर्वोयर में हम लोग इतना हीट एनर्जी क्या करे हैं, रिलीज किए हैं। और W है क्या, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा क्या है आपका वर्क है, इस बात को समझ लीजिए। तो बाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स तो लगाना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि हम पहले ही बोल दिए हैं कि सारा जो प्रिंसिपल है ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पर आधारित है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से क्या लिखेंगे, या बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से क्या लिखेंगे, तो बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी प्रिंसिपल के आधार पर आप क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे Q1 जो होगा वो W प्लस Q2 के बराबर होगा। देख लीजिए ध्यान से, यानी कि आप याद कीजिए। अब सर वीडियो रुक गया है। वीडियो आपका रुका हुआ है, आप मीटिंग को ऑफ करके फिर से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। देखिए बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि Q1 बराबर है W प्लस Q2 है। W प्लस क्या है आपका, Q2 है। तो आपका ये Q1 अमाउंट ऑफ हीट इसमें रिलीज हुआ। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, हम जो बताना चाह रहे हैं, यानी कि यह जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में आपका जो कहते हैं इंट्रोपी, वो लगातार बढ़ते चला जाएगा। कहिए क्यों, या आप याद कीजिए कि आपका AC अगर 2 टन का है, 2 टन का मतलब लगभग 2000 वाट, ठीक है। तो 2000 वाट का मतलब 2000 जूल पर सेकेंड एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी वो ले रहा है जो 2000 टन है, 2 टन है, तो 2000 जूल पर सेकेंड। यानी कि वो जो है आपका AC 2000 जूल एनर्जी पर सेकेंड कंज्यूम कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी से, क्या काम करने के लिए, वो वर्क कर रहा है। यानी वो वर्क का अमाउंट है जो AC आपका इलेक्ट्रिसिटी खींच रहा है ना, वो दिस इज द वर्क। यानी ये वर्क है एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, यानी AC एक्सटर्नल एजेंट है, तो ये वर्क किया। तो 2000 जूल अगर वो काम किया तो एनर्जी यहां से उठाया होगा। तो मान लेते हैं 1000 जूल एनर्जी उठाया पर सेकेंड, तो 1000 अब प्लस 2000, तो इन्वायरमेंट में एनर्जी कितना रिलीज होगा, 3000 जूल पर सेकेंड। यानी आप समझ लीजिए कि रूम के बाहर जो आपका रिलीज हो रहा है एनर्जी, वो आपका इलेक्ट्रिसिटी जो कंज्यूम कर रहा है वो भी। तो लगातार बताइए इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं। यानी आप जितना AC फ्रिज यूज करेंगे, आज जैसे जैसे ईयर बीतते जाएगा, आपके गर्मी का इंटेंसिटी जो बढ़ते चला जाएगा। क्यों, हीट एनर्जी आपको पता होना चाहिए कि अर्थ के बाहर जल्दी रेडिएट बहुत कम होता है ना। अर्थ के बाहर रेडिएशन बहुत कम होता है उसका, क्योंकि बहुत सारा उसको रोकने के लिए लगा हुआ है। और रेडिएट ये जो एनर्जी होता है ना, इसका टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, इसका वेवलेंथ ज्यादा होता है, तो बादल से क्या टकरा करके फिर से पृथ्वी पर आ जाता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि जैसे जैसे आपके दादा कहते होंगे कि अरे पहले तो इतना गर्मी नहीं पड़ता था, तो सही बात है, पहले इतना हम लोग यूज नहीं करते थे इंजन। तो जितना भी इंजन यूज करते हैं, हीट इंजन हो या फिर आपका हीट पंप हो, सभी से आपको ये समझ लीजिए इन्वायरमेंट में एनर्जी रिलीज हो रहा है ना। तो आपका इसमें आप समझ लीजिए कि यानी कि Q1 का अमाउंट फिर ज्यादा होगा। यानी कि यहाँ पर Q2 जो है आपकी बार अमाउंट ऑफ हीट टेकन फ्रॉम कोल्ड रिजर्वोयर, और Q1 जो है हॉट रिजर्वोयर में रिलीज किया गया है। तो यहाँ पर एक ये तो प्रोसेस हो गया। तो वर्क जो यहाँ होगा वो क्या होगा, तो वर्क बराबर W बराबर लिखिएगा आप Q1 माइनस Q2, जैसे पहले आया था वैसा ही आ गया। Q1 है और Q2 जो है अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है। यहाँ पर एक टर्म आता है इफिशियंसी का, दूसरा टर्म होता है यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। याद कर लीजिए, एक टर्म होता है जिसका नाम क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। और कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो होता है आपका,
आपका सिर्फ हीट पंप के लिए यूज किया जाएगा, दूसरे के लिए नहीं। तो एक टर्म है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, और इसको हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं। क्या चीज से डिनोट करते हैं? बीटा से डिनोट करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को क्या चीज से डिनोट करते हैं? बीटा से। और इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं वो समझ लीजिए। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को डिफाइन क्या करते हैं? तो देखिए यह रेशियो होता है, यह क्या होता है? रेशियो होता है। बीटा जो है रेशियो है किसका? जैसे इफिशिएंसी रेशियो था, तो इफिशिएंसी में क्या होता था याद कीजिए, वर्क डन बाई इनटेक इन हीट एनर्जी टेकन जो है वो, यानी वर्क डन जो आप किए थे वह वर्क डन, यानी कि वह वर्क डन, देखिए उसमें क्या था फॉर्मूला याद कीजिए, वर्क डन बाई हीट एनर्जी रिलीज इन द हॉट रिजर्वोयर। लेकिन ये तो उसका उल्टा बात है, ये इसका क्या है? उल्टा बात है। तो आपका यहाँ पर होगा हीट टेकन बाई वर्क डन। क्या होगा आपका? हीट टेकन बाई वर्क डन। मतलब फिर से यहाँ जो हीट लिया जा रहा है वो बात लिखना है, यानी उसका रिवर्स प्रोसेस Q2 बाई वर्क होगा। यहाँ क्या होगा? वर्क होगा। यानी यह भी एक रेशियो है जिसमें आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगा? हीट टेकन बाई वर्क डन। वहां भी तो क्या था? इसका उल्टा था, वर्क बाई हीट टेकन। तो हीट टेकन यहाँ पर यहाँ से हुआ था, याद कीजिए। हीट इंजन में हीट टेकन कहाँ से हुआ था? यहाँ से हुआ था। Q1 था हीट टेकन, यहाँ पर Q2 है, देखिए हीट टेकन। हम पूरा अच्छा से लिख दिए हैं बात को। तो यहाँ पर वहां पर था वर्क बाई हीट टेकन, यानी कितना काम किए बाई हीट टेकन। कोएफिशिएंट ऑफ वहां पर क्या था? इफिशिएंसी का। यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है। तो यहां तक में अगर किन्हीं को कोई कष्ट हो रहा है तो बोलिए, फिर चूंकि उसके बाद आगे फार्मूला डिराइव होगा। आराम से पूछ सकते हैं डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। सर यहाँ पे हीट वर्क बाय हीट रिलीज नहीं हो सकता है? नहीं, हीट टेकन रिलीज तो किया गया Q1, अब की बार हीट रिलीज किया गया हॉट रिजर्वोयर में, जहां पर सोचिए लोअर से हायर ले गए हैं हम लोग तैयारी को, सिस्टम को। और कोई फार्मूला बोलिए, ये तो डिफाइंड टर्म है। सर हॉट रिजर्वायर का दूसरा नाम क्या था? सोर्स। और कोल्ड रिजर्वायर का? सिंक, SIN के सिंक। वो सब क्वेश्चन में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। क्वेश्चन दिए ना असाइनमेंट, उसमें सब आ जाएगा। और बोलिए किन्हीं को कोई डाउट इसमें? यानी इधर रिवर्स प्रोसेस, यानी कि सोच लीजिए आपका दोनों इंजन आपके घर में प्रेजेंट है। कौन? हॉट इंजन मतलब हीट इंजन, यानी कि जो आपका बाइक है, और आपका कोल्ड इंजन यानी हीट पंप जो है आपका कौन सा? आपका फ्रिज और रेफ्रिजरेटर जिसको कहते हैं वही है। तो देखिए अब ध्यान से समझते हैं मेरी बात को अच्छी तरह से आगे। अब उसके फार्मूला को देखेंगे, यानी कि उसका फार्मूला क्या हो सकता है। देखिए यहाँ हो गया Q2 बाई वर्क हो गया। क्या हो गया? आपका Q2 बाई वर्क हो गया। इतना बात तो आप समझ गए अच्छी तरह से कि यहाँ हो गया है Q2 बाई वर्क। तो जरा गौर कीजिएगा, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बीटा बराबर हो गया Q2 बाई वर्क, आने की वर्क। तो बीटा बराबर हो जाएगा Q2 बाई वर्क। का फॉर्मूला भी क्या आया था आप देख लीजिए। और वर्क बराबर जो आ गया था, W बराबर जो आया था वो क्या आया था आपका? Q1 माइनस Q2 आया था। क्या था? Q1 माइनस Q2 आया था। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। देख लीजिए, आप लोग को अगर कोई प्रॉब्लम है तो बतलाइए। यहाँ पर क्या आया था आपका? Q2 बाई वर्क आया था। तो वर्क का फॉर्मूला हो गया Q1 माइनस Q2। तो अब जरा गौर कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर अगर टेम्परेचर के टर्म में इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? T2 बाई T1 माइनस T2। ये कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का एक फार्मूला हो गया, जिसका यूज बहुत ही अच्छा से करने के लिए सीखना है, क्योंकि इससे कंपटीशन में खासकर जेईई मेन और नीट बहुत क्वेश्चन पूछता है। देखिए ध्यान से समझिएगा इसको। ये फार्मूला हो गया आपका कोएफिशिएंट परफॉर्मेंस का। इसी तरह से फार्मूला आप लिखेंगे, या नहीं तो फार्मूला को बदल भी सकते हैं। लेकिन अब हम निकालना चाहते हैं रिलेशन बिटवीन आप मतलब कि कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस
और आपका एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, उस दोनों का रिलेशन निकालना चाहते हैं, क्योंकि उस दोनों के रिलेशन से आपसे क्वेश्चन पूछेगा बार बार। तो देखिए यहां तक हो गया आपका, इस बात को समझ लिए, फिर इसको मिटा रहे हैं, आप देख लीजिएगा फिर से, है ना। तो देखिए अब गौर कीजिएगा ध्यान से अच्छी तरह से, तो क्या हो सकता है प्रॉब्लम, और देखिए रिलेशन बिटवीन शॉर्ट में लिख दें, मतलब एफिशिएंसी को क्या है ईटा से, इसको एन से नहीं, ईटा एंड कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बीटा, मतलब रिलेशन बिटवीन ईटा एंड बीटा, है ना, उसमें क्या होगा रिलेशन वो देखना चाहते हैं। तो देखिए अब दोनों में सबसे पहले इन केस ऑफ हीट इंजन, इन केस ऑफ हीट इंजन, हीट इंजन, तो हीट इंजन में क्या होता था आपका एफिशिएंसी बराबर वर्क बाई होता था हीट टेकन यानी Q1, याद कर लीजिए यही होता था। अब वर्क बराबर क्या होता था यहाँ पर, ध्यान से समझिएगा, वर्क बराबर क्या होता है, वर्क बराबर यहाँ क्या होता है आपका Q1 माइनस Q2, देख लीजिए ध्यान से, वर्क बराबर क्या होगा Q1 माइनस Q2 बाई Q1, और इसी के लिए फॉर्मूला यूज करते थे T1 माइनस T2 बाई T1, और फिर इफिशिएंसी के लिए और एक फॉर्मूला आप यूज करते थे 1 माइनस Q2 बटा Q1 या 1 माइनस T2 बटा T1, ये हुआ इफिशिएंसी का फॉर्मूला हो गया। और अभी अभी पढ़े हैं फॉर हीट पंप के लिए, फॉर हीट पंप के लिए क्या पढ़े भाई, तो बीटा बराबर पढ़े क्या हीट टेकन, तो हीट टेकन अभी Q2 था, आप वर्क पढ़े थे, तो आप देखिए ध्यान से Q2 हो गया ये, और ये हो जाएगा क्या आपका Q1 माइनस Q2, यहाँ भी आ गया था और यहाँ पर भी आ गया था आपका क्या T2, और T1 माइनस T2 हो गया था, इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। तो अब बीटा बराबर आप लिख सकते हैं यहाँ से क्या, देखिए अब इसको आप इसको नीचे ले आइए, तो 1 बाई इसको रहने दीजिए ऐसे, और आप ले आइए क्या इसको डिवाइड कीजिए, तो आ जाएगा Q1 बटा Q2 माइनस 1, ऐसे आ जाएगा, देख लीजिए ध्यान से, इक्वल टू हो जाएगा, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाई T1 बटा T2 अब माइनस 1, ऐसा भी लिख सकते हैं। इसी को आप आगे बढ़ाते हैं, देख लीजिए ध्यान से, इसी को आगे बढ़ाते हैं बीटा बराबर, देखिए ध्यान से समझिएगा, यहां से आप T2 बाई T1 का वैल्यू निकालिए, T1 बाई T2 है यहाँ, देख लीजिए ध्यान से, यहाँ T1 बाई T2 है, तो इसका वैल्यू निकालिएगा आप यहाँ से, और इसका वैल्यू निकाल के यहाँ पुट जाता है T2 बाई, या फिर कर सकते हैं इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए, और नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से चलिए, फ्रॉम इक्वेशन कहाँ से चलिए फर्स्ट से चलिए, तो फर्स्ट से चलिएगा तो ईटा बराबर आ गया 1 माइनस T2 बाई T1, तो T2 बाई T1 इक्वल टू क्या होगा आप ही बताइए, इसको इधर लाइएगा इसको उधर, तो 1 माइनस ईटा हो जाएगा। अब आपको T1 बाई T2 का वैल्यू यहाँ निकाल के पुट करना है, तो आप T1 बाई T2 जब यहाँ पुट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 बटा 1 माइनस क्या ईटा, देख लीजिए ध्यान से, टोटल टर्म चला जाएगा इधर, देख लीजिए ध्यान से, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। तब तो अब यहाँ से चलिएगा, इसलिए बीटा बराबर आप लिख सकते हैं क्या, देखिए ध्यान से, ये था 1 बाई क्या T1 बाई T2, तो T1 बाई T2 के बदले क्या लिखिएगा 1 बाई 1 माइनस ईटा, और फिर माइनस 1 है, इसको थोड़ा एलसीएम ले लीजिएगा तो ये चला जाएगा ऊपर, यानी कि यहीं पर लिखते हैं थोड़ा सा, देख लीजिए इसको एलसीएम लीजिएगा तब 1 माइनस ईटा तो ऊपर चला गया, और यहाँ से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 1, और इसमें माइनस साइन लगेगा, याद कीजिए, तो ये हो जाएगा -1 और प्लस ईटा हो जाएगा, देख लीजिए ध्यान से, देख लीजिए यहाँ से एलसीएम लेंगे तो यहाँ माइनस साइन इसके लगते माइनस, ये प्लस हो जाएगा आपका, देखिए ये तो गायब हो गया, यानी कि आपको बीटा बराबर आ गया फॉर्मूला क्या 1 माइनस ईटा बाई ईटा, ये हो गया रिलेशन दोनों को, आप ईटा बराबर यहाँ से लिख सकते हैं जैसा आपको इच्छा है, और इसको और भी आगे बढ़ाना है तो बढ़ा दीजिए, नहीं आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी फॉर्मूला को ईटा से डिवाइड कर दीजिएगा तो 1 बाई ईटा हो जाएगा, अब -1 हो जाएगा,
यानी ये भी फार्मूला आप यूज कर सकते हैं, जो फार्मूला आपको यूज करना हो आप यूज कर सकते हैं। देख लीजिए ध्यान से, देख लीजिए कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, मेनली ये फार्मूला आपको याद करना है, बस समझ लीजिए। लास्ट वाला फार्मूला ही सबसे इंपॉर्टेंट आया है, कभी कभी ये डायरेक्ट कन्वर्सन आपको यूज करना पड़ेगा। यानी कि हीट इंजन और हीट पंप में ये आपका रिलेशन है, अगर इसमें भी किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो हमको बतला सकते हैं। देख लीजिए ध्यान से। सर हाँ डाउट पूछिए, सर मत बोलिए। ये बीटा जो प्रूफ किए हैं वहाँ पे ऊपर, हाँ वहाँ पे Q1 Q2 क्यों नहीं लिया, वहाँ पे Q1 बीटा में क्या है? वहाँ पे इसलिए था। यहाँ बीटा में क्या दिक्कत है आपको? यहाँ प्रूफ किए लास्ट में बोला उसके ऊपर सेकंड लास्ट। हाँ तो ये फार्मूला आ गया आपको, बीटा बराबर हो गया 1/η-1, ये फार्मूला हो गया आपका। उसके ऊपर वाले यहाँ डिवाइड किए हैं, वो आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कैलकुलेशन मेरा सही है, आप चेक कर लीजिएगा बाद में, वो नहीं घर पर दोबारा इसको सोल्व करना है। क्यू क्यों नहीं लिए वहाँ, क्या चीज? क्यू 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 यहाँ पे है ना Q1 क्यू कहाँ है? क्यू तो कैंसिल हो गया, उसी के बदले तो पुट किए हैं। आप क्यू के टर्म में भी लिखना है तो लिख लीजिए, क्यू को तो हटा ही दिए थे, क्यू के टर्म में तो आपको यहीं पर फॉर्मूला आ गया था। आपको कोएफिशिएंट देखिए, रिलेशन किसके बीच निकालना था? ईटा और बीटा के टर्म में, आने की इफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन और परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप, दोनों में रिलेशन निकालना था, वही रिलेशन निकाले हैं। चलिए ये एनसीईआरटी तक में यहाँ तक ये सब दिया हुआ था अभी, तो इसको मिटाते हैं थोड़ा सा और तब फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये सब फार्मूला जो है आपको हर हाल में याद होना चाहिए कि बीटा बराबर क्या होगा? 1/η-1। बीटा बराबर क्या होगा? 1/η-1। ये सब टर्म को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। देखिए अब आपको क्वेश्चन की बारी है, किसकी बारी है? क्वेश्चन की बारी है ना? तो थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन बनाने के लिए आप लोग को बोले थे हम, है ना? तो उसी का क्वेश्चन बताते हैं। अभी भी थ्योरी बाकी है, बहुत सारा थ्योरी बाकी है ना? तो लेकिन अब पहले क्वेश्चन, आप लोग जो है ना थर्मोडायनेमिक्स निकालिए, सब लोग को हम असाइनमेंट भेज दिए थे पीडीएफ, है ना? थर्मोडायनेमिक्स निकालेंगे आप लोग, उसी का क्वेश्चन बताना था। चलिए थर्मोडायनेमिक्स में जिनको जो जो क्वेश्चन पूछना है वो हमको बतला सकते। नंबर भी है आप लोग का, चलिए 3, 4, 8, 9 इतना सारा क्वेश्चन मेरे पास आया है। और किन्हीं को कोई डाउट है तो बोलिए। 3, 4, 8, 9 मेरे पास आया है। 3, 4, 8, 9 और किन्हीं को कोई डाउट है तो बतलाइए। 10 नंबर, चलिए 10 नंबर भी बता देते हैं। 16। हम शुरुआत करें, हम 10 तक बोले हैं, 16 तक नहीं बोले हैं। अभी 10 तक बताने दीजिए, उसके बाद फिर आगे की बात करते हैं। देखिए 10 नंबर, सबसे पहले आपका 3 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं कि 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है। देखिए क्वेश्चन जो है ये नीट 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप देख रहे होंगे, है ना? देखिए 3 नंबर जो क्वेश्चन है जो आप लोग पूछे हैं वो आपका नीट 2016 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। 3 नंबर क्वेश्चन है ना? देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है? देखिए ये जो है PV-Q बराबर कांस्टेंट है, एक प्रोसेस है जिसके बारे में हमको पता नहीं है, लेकिन PV का पावर 3 बराबर कांस्टेंट है, यानी ऐसा क्वेश्चन में दिया है। यानी कि आप लोग बताइए कौन सा प्रोसेस हो सकता है? बोलिए जल्दी से। PV-Q बराबर कांस्टेंट है, ये कौन सा प्रोसेस हो सकता है ये बतलाइए आप लोग। पॉलीट्रॉपिक।
Adiabatic, sir. पॉलीट्रॉपिक Polytropic. पीवी गामा बराबर है। गामा का वैल्यू कभी 3 आता है क्या? गामा का वैल्यू होता है 1.67, 1.4 और 1.3 होता है। यानी कि गामा का वैल्यू होता है आपका 5/3, 7/5 और 9/7। इस तरह से आप लर्न कर सकते हैं। तो यानी कि पॉली, हम बोले ना क्वेश्चन से पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे आता है। तो देखिए यहाँ पर है पीवी कांस्टेंट, द हीट कैपेसिटी ऑफ गैस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। हीट कैपेसिटी क्या होगा ये आपको बतलाना है। तो देखिए जरा गौर से देखिएगा, पीवी क्यू बराबर आपका 3 है ना? क्या है आपका? पीवी क्यू बराबर 3 है। तो सबसे पहले आप यहाँ एक्स वैल्यू निकालिए। आप क्या जानते हैं? पीवी एक्स बराबर क्या है आपका? कांस्टेंट होता आप ये जानते हैं। तो हाँ, एक्स बराबर क्या आ गया? 3 आ गया आपका। ये बात समझ लीजिए पहले। एक्स बराबर क्या आ गया आपका? 3 आ गया। तो यहाँ पर कहता है आपको निकालने के लिए क्या, 1 मिनट रुक जाइए। देखिए क्वेश्चन था आपका कौन सा नंबर था? 3 नंबर ना? हाँ, क्वेश्चन कर रहा था आपका 1 मोल ऑफ आइडियल गैस अंडरगोज अ कांस्टेंट प्रेशर डिस्क्राइब बाय पीवी कितना दिया हुआ है। तो निकल गया आपका कि एक्स का वैल्यू 3 है। तो कहता है हीट कैपेसिटी आपको बताना है कि क्या होगा। तो देखिए हीट कैपेसिटी का है एक फार्मूला होता है, वो याद कर लीजिएगा। हीट कैपेसिटी होता है CV प्लस 1/1 -x, ऐसा। x -1। तो यहां से हो जाएगा कितना, आप देख लिए तो, सॉरी यार रहेगा R/x -1। तो यहाँ पर देखिए CV का वैल्यू क्या हो जाता है? मोनोएटॉमिक गैस, मोनोएटॉमिक ना है देखिए तो, हाँ मोनोएटॉमिक। तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए CV का वैल्यू कितना होता है? 3R/2 और प्लस कितना? R/x। x का वैल्यू कितना आता है? 3 -1। तो यहाँ कितना हो गया आपका? 2 हो गया ये। तो 3R/2 अब प्लस R/2 हो गया। अब लीजिए एलसीएम, तो कितना होगा? 3, यानी कि 2R आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? 2R आंसर आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा? 2R आंसर। देख लीजिए इसको ध्यान से एक बार। आर दिया हुआ है। आंसर में R दिया हुआ है। एक मिनट, फार्मूला होता है CV प्लस x -1 की 1 -x। अच्छा एक मिनट देख लेते हैं। यहीं पर गलती हुई, x 1 -x ही होगा। ठीक है, 1 -x क्या होगा आपका? 1 -x होगा। तो 1 -x होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? 1 -3। ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस साइन हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका? R आ जाएगा। ठीक है, यानी कि फार्मूला इसको याद करना है, हीट कैपेसिटी। ये देखिए ये फार्मूला आपको याद करना है हर हाल में। इसी फार्मूला का ये क्वेश्चन था। ये अलग से एक फार्मूला पूछ दिया था, है ना, जो कि बुक में जनरली नहीं दिया रहता है, उसका क्वेश्चन था ये। इसके बाद आपका 4 नंबर क्वेश्चन है। कौन सा नंबर है? 4 नंबर। देखिए 4 नंबर कहता है गिवन सैंपल ऑफ एन आइडियल गैस ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम V एट प्रेशर P, एब्सोल्यूट टेम्परेचर T, द मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज m, which of the following give the density of gas। तो देखिए डेंसिटी, एक PV बराबर nRT फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे शायद, देखे तो यहाँ पर, और PV हो गया, और ये होता है मास बटा मोलर मास होता है। ये बात समझते होंगे आप लोग, देख लिए तो। अब यहाँ पर आप देखिएगा ये PM हो गया, अब मास बाई वॉल्यूम को डेंसिटी कहते हैं, तो RT हो गया, और ये डेंसिटी ऑफ गैस हो जाता है। तो PM इक्वल टू हो गया डेंसिटी ऑफ गैस इंटू RT हो गया। आपको क्या निकालना था? डेंसिटी ऑफ गैस।
तो डेंसिटी ऑफ गैस बराबर हो जाएगा आपका क्या, पीएम बाई क्या हो जाएगा, आरटी। देखिए तो ऐसा कोई इक्वेशन है। अच्छा, आपको के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म में दिया हुआ है, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म में बदलिएगा तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बराबर होता है आर बटा एवोगाड्रो नंबर होता है, ये फार्मूला होता है। तो आप इसमें आर नहीं दिया होगा, इस बात को समझ लीजिए तब। तो आर बराबर आप लिख सकते हैं एन इंटू एवोगाड्रो नंबर, तो डेंसिटी बराबर हो जाएगा पी एम, और आर के बदले लिख सकते हैं आप एन ए एवोगाड्रो नंबर, और बाई आपका क्या है, एन एवोगाड्रो आई इंटू के आई इंटू टी। ठीक है, यहां पर फिर कहता है आपको मास ऑफ ईच मोलिक्यूल दिया हुआ था, ये तो मोलर मास है। तो आप बताइए मास ऑफ ईच मोलिक्यूल कैसे निकालिएगा, आप बताइए। अब ये तो मोलर मास दिया हुआ है, तो आपको पता होगा कि मोलर मास का मतलब होता है कि एवोगाड्रो नंबर जितना है इतना पार्टिकल का मास m होता है। तो एक पार्टिकल का मास क्या होगा, m बटा na होगा। तो m बटा na को हम लोग क्या कहेंगे, एक पार्टिकल का मास। तो एक पार्टिकल का मास जब होगा तो ये हो जाएगा p स्मॉल m, एक पार्टिकल का मास, बाई kT। है कोई ऐसा ऑप्शन, pm बाई kT, यानी बी नंबर ऑप्शन लगता है सही होगा आपका। मतलब देखिए ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन जनरली आप समझ सकते हैं कि इसको कैसे कैसे चेंज किया गया है। यानी कि आप यहाँ समझते हैं ना कि एक मोलर मास का मतलब क्या होता है, एक मोल गैस, एक मोल पार्टिकल, एक मोल आयन का मास, तो ये मोलर मास होता है। तो यानी एवोगाड्रो नंबर जितनी संख्या है उतना पार्टिकल का मास m है। तो एक का कितना निकालिएगा, ऐसे लिखिएगा, तो 1 के लिए कितना होगा आप ही बताइए, मास बटा एवोगाड्रो नंबर हो जाएगा, इसीलिए इतना फॉर्मूला आ गया। अब किन्हीं को कुछ पूछना है तो बोलिए इसमें से। एनआर की देखिए जगह ध्यान तो से, के नहीं लिखकर बना सकते थे सर। क्या चीज, हाँ बनाने के लिए कैसे भी बना सकते हैं, वहीं से एनआर ऊपर कहीं कांस्टेंट चेंज कर, हाँ हाँ वहां से हो जाएगा। चलिए आगे, और कौन सा क्वेश्चन था आपका, 8 9 था, कौन था आपका 8 9 था। कोई और कुछ बोल रहे थे, पूछ रहे थे, बोलिए जल्दी से। सर 2 नंबर। रिवर्स प्रोसेस में कैसे जा रहे हैं ये बताइए आप लोग। पहले इधर बताने दीजिए फिर बताते हैं। कौन सा नंबर है आपका फिर, 8 9 10। देखिए 8 9 10, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन जो है ये तो डायरेक्ट फार्मूला है आपको, है ना, ये फार्मूला है डायरेक्ट, आप याद करें। ऐसे ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में इस फार्मूला को हम पढ़ाने ही वाले थे, उसी का क्वेश्चन लगता है यहाँ पर प्रिंट हो गया है। आपका ए नंबर आंसर सही होगा। ठीक है, तो 9 नंबर देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ 9 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। यहाँ देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में एक ग्राफ दिया हुआ, पीवी ग्राफ है। देखिए इस क्वेश्चन को आप बनाए होंगे आप लोग, तो प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ ये दिया हुआ है आपका, और क्वेश्चन में दिया हुआ है एक ऐसा आपका प्रोसेस दिया हुआ है। देखिए ध्यान से, ये ए से बी तक है, ये ए है और ये पॉइंट बी दिया हुआ है, इसके नीचे और इसके नीचे डाटा है, और इधर भी डाटा है, इधर भी डाटा है। यहाँ पर है किलो पास्कल में दिया हुआ है, किलो पास्कल में ये डाटा दिया हुआ है। अब वॉल्यूम जो है मीटर क्यूब में दिया हुआ है, वॉल्यूम में क्या है, मीटर क्यूब में दिया हुआ है। ये 4 है और ये 6 है, जबकि यहाँ 2 है और 3 है। देखिए 1 मोल ऑफ आइडियल गैस undergo a transition from A to B along path AB as shown in the figure. The change in internal energy of gas during the transition. Change in internal energy of gas निकालना है कि क्या होगा। तो आप बताइए चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला। पहले ये प्रोसेस समझिए कि कौन सा प्रोसेस है, देख लीजिए प्रोसेस पकड़िए, कौन सा प्रोसेस है ये आपका। कोई प्रोसेस समझिए तब पता चलेगा कि प्रोसेस नहीं कौन सा है, प्रोसेस है, कोई प्रोसेस तभी नहीं है आपका काम प्रोसेस, बनेगा। क्या प्रोसेस नहीं है, प्रोसेस कोई नहीं है, और कोई लोग बोलिए। सर नो प्रोसेस।
नो प्रोसेस। तो इसमें क्या चीज लगाइएगा आप? ट्रेपेजियम का फॉर्मूला। ट्रेपेजियम एरिया निकालेंगे। तो पहले तो वर्क डन निकालना पड़ेगा आपको। यस। देखिए सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें से क्या समझना पड़ेगा आपको। चेंज इन एनर्जी का फॉर्मूला हम सभी जगह एक ही चीज पढ़ते हैं, एनसीवी डेल्टी पढ़ते हैं ना, एनसीवी डेल्टी। फॉर्मूला तो यही होता है चेंज इन एनर्जी का। और जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है उसके अनुसार आप देखिएगा तो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन है उसके अनुसार आपका दिया हुआ है, आपका यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन है उसके अनुसार आपका दिया हुआ है, आपका ये आपका वॉल्यूम दिया हुआ है और प्रेशर दिया हुआ है। चलिए तो एनसीवी और सीवी का फॉर्मूला जो आपका गैस कौन सा था, मोनोएटॉमिक गैस है कि डायटोमिक गैस है? ये देखिए डायटोमिक गैस है ना। तो डायटोमिक के लिए सीवी का वैल्यू क्या होता है ये पहले लिख लीजिए। एन और सीवी का वैल्यू होता है डायटोमिक के लिए 5r/2। सीवी का वैल्यू क्या होता है 5r/2 होता है और इनटू डेल टी। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला हो गया डेल यू बराबर 5/2 nr डेल टी हो गया। देखिए ध्यान से हो गया ना फॉर्मूला। और nr डेल टी को आप लिख सकते हैं, देखिए फाइनल माइनस इनिशियल होता है टेम्परेचर में यहाँ। तो डेल यू बराबर जो होगा आपका 5/2 आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर फाइनल में ये है, मतलब ऐसे चल रहा है तो यानी कि आप लिखिएगा ऐसे प्रेशर पी बी भी बी, पी भी बराबर एनआरटी होता है ना माइनस पी ए और भी ए। ऐसा देखिए तो यानी प्रेस बी पॉइंट का पी बी भी बी माइनस पी ए भी बी। तो यहाँ पर डेल यू बराबर क्या होगा 5/2 हो गया और प्रेशर गुने वॉल्यूम इस पॉइंट का निकालिए। तो इस पॉइंट का प्रेशर इंटू वॉल्यूम कितना होगा, तो प्रेशर है आपका दिया हुआ यहाँ पर 2 किलो पास्कल और 6 है। तो 2 किलो पास्कल यानी 2 × 10⁻³ हो गया और वॉल्यूम हो गया 6, ऐसा यूनिट में ही दिया हुआ है, माइनस यहाँ पर जो प्रेशर है आपका 3 किलो पास्कल है, 3 × 10⁻³ और वॉल्यूम जो है आपका 4 मीटर क्यूब है, ऐसा दिया हुआ है। देख लीजिए तो ध्यान से। अब इसको जब सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आने वाला है डेल यू, देखिए तो जरा ध्यान से। 5/2 तो रहेगा, ये हो गया 6 दूनी 12 और 4 तिया 12, ये तो कैंसिल हो जा रहा है। देखिए तो चलिए ऐसा भी ऑप्शन है कुछ क्या, 0 सर वहाँ 3 की जगह 5 होगा। हाँ 5 होगा 3 की जगह। सर 5 होगा सर। होगा जगह 3 की जगह 5 5 होगा। है। ए 3 पॉइंट की पे जगह 5 ऊपर। अच्छा 3 की जगह यहाँ 5 है क्या? यस सर। एक मिनट देख लेते हैं। हाँ 5 है, देखिए कोई ऐसा ऑप्शन आ रहा है तो 5 होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आप देखिए तो, यहाँ पर हो जाएगा 5 × 4 हो जाएगा ना, यहाँ पर ये पॉइंट पर 5 × 4 हो जाएगा ये। अब सही है। अब देखिए तो कितना आंसर आ रहा है, इसको घटाइए तो -20 -20 आ रहा है टोटल, एकदम -20 जूल। देखिए तो सर। किलो जूल ना आएगा कि जूल में आ रहा है आंसर? किलो जूल होगा। किलो जूल दिया है। हाँ किलो जूल में होगा, क्योंकि देखिए ना यहाँ पर ध्यान से 6 हो गया ये और 20 हो गया, 12 हो गया 20 हो गया, तब 20 घटा लीजिएगा 12 में 20 में से 12 घटाइए तो कितना आएगा 8, 2 से भागा दिए तो 4 हो जाएगा, यानी -20 × 10⁻³ जूल आ जाएगा, इतना आ जाएगा। यानी डेल यू बराबर क्या हो गया -20 किलो जूल। देखिए तो ऑप्शन यही है ना। हाँ ऑप्शन तो यही है आपका, हाँ -20 किलो जूल। ठीक है, अब देखिए आगे इसके बाद कौन सा प्रॉब्लम है,
10 नंबर फिर है। चलिए तो इसको बनाते हैं, उसके बाद ना इसको मिटाते हैं। तब तक एक बार क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन जो है उसको ध्यान से देखिएगा। एक ग्राफ बनाया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ जो कि नीट में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। ग्राफ जो है साइक्लिक नहीं है आपका, इस तरह से ग्राफ है, यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से ग्राफ आपका बनाया हुआ है। और यहाँ पर ग्राफ जो है ये ए है और ये बी है और ये सी है, लेकिन इधर से एक अलग प्रोसेस है, इधर से प्रोसेस अलग है। और सामने जो दिया है मीटर क्यूब में दिया हुआ है, यानी कि हम डाटा ले रहे 10⁻³ मीटर क्यूब में दिया हुआ है। तो कॉमन डाटा यहाँ पर 2 और 4 बचा, इसके सामने 2 बचा और इसके सामने 4 बचा है। और ये 10⁴ पास्कल में दिया हुआ है, 10⁴ पास्कल में। तो यहाँ पर जो डाटा बचा है यहाँ पर वो क्या है, 2 है और 6 है। देख लीजिए तो एकदम सही से लिखे हैं। देखिए फिगर बिलो शो 2 पाथ that may be taken by a gas to go from A to C in the process AB. In the process AB, 400 joule heat added to the system, and in the process BC, 100 joule heat added to the system. देखिए सबसे पहले इसका मतलब ABC प्रोसेस के लिए चलना है। क्वेश्चन के अनुसार यही चलना है कि फॉर प्रोसेस ABC में चलिए। अब ABC प्रोसेस में क्या दिया है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो कहता है ABC प्रोसेस में, तो ABC प्रोसेस इधर है। अब बताइए कि 2 बार हीट सप्लाई किया गया है। हीट सप्लाई किया गया है AB प्रोसेस के लिए जो आपको दिया हुआ है 400 जूल। कितना? 400 जूल हीट सप्लाई किया गया सिस्टम में। तो इसको प्लस लीजिएगा साइन कन्वेंशन की माइनस लीजिएगा, ये बताइए आप लोग। हीट एडेड टू द सिस्टम इन द प्रोसेस, प्लस लेंगे। और बीसी प्रोसेस, हाँ पॉजिटिव लेंगे। और बीसी प्रोसेस में जो हीट एडेड किया गया है वो 100 जूल लिया गया है। कितना? 100 जूल। तो अब बताइए यहाँ से सबसे पहले अब हम वर्क डन निकालते हैं। किसका? डेल डब्ल्यू निकालते हैं एबीसी प्रोसेस का। तो डेल डब्ल्यू लिखेंगे किसका? एबी का, और प्लस डेल डब्ल्यू लिखेंगे किसका? बीसी का लिखेंगे। यही लिखेंगे। आप बताइए टोटल प्रोसेस के लिए, तो ए बी के लिए जो वर्क डन होगा आप बताइए क्या होगा? ए से बी के लिए वर्क डन। तो देखिए इधर जो है आपका वॉल्यूम है, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट है। आइसोकोरिक प्रोसेस वर्क डन क्या होगा? 0 होगा। देख लीजिए ए बी का वर्क डन होगा नहीं, क्योंकि वॉल्यूम इधर है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब आपका बीसी प्रोसेस का वर्क डन क्या होगा? तो बीसी प्रोसेस यहाँ है, बी से सी यहाँ वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। एरिया निकालेंगे उसके नीचे से ये पूरा का एरिया। तो इसका एरिया जब निकालने चलेंगे तो यहाँ से देखिए 2 से 4 है और यहाँ 0 से 6 लेना पड़ेगा आपको। ये बात याद कर लीजिए। तो आपका जो लीजिएगा यहाँ से ये वाला जो लाइन लीजिएगा तो 6 × 10⁴ लीजिएगा। और यहाँ 2 से 4 गया है इसलिए 2 × 10⁻³ लीजिएगा। तो अब यहाँ से देख लीजिए कितना हो गया आपका डेल डब्ल्यू जो हो गया आपका ए बी सी प्रोसेस का, वह जो हो गया आपका कितना हो गया? 6 दूनी 12 और 1 0 बच गया था। तो इतना जूल वर्क डन हो गया आपका। लेकिन आपको पता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से क्या होगा? तो देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में क्या होता है? डेल क्यू इक्वल टू होता है डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू होता है ना। तो देखिए डेल क्यू टोटल कितना सप्लाई किया गया था? 400 + 100 500 हो गया था। याद कर लीजिए डेल क्यू टोटल 500, दोनों चूंकि पॉजिटिव था। और हम प्रोसेस ए बी सी पूरा का एक साथ ले रहे हैं, वर्क डन भी पूरा एक साथ निकाले हैं। तो डेल यू जो होगा आपका इक्वल टू जो होगा आपका डेल यू आप प्लस डेल यू और प्लस क्या हो जाएगा आपका? डेल डब्ल्यू। तो डेल डब्ल्यू तो 120 ले आए हैं हम लोग, तो यहाँ 120 लिखेंगे। आप ही बताइए कि डेल यू बराबर क्या होगा? इसको घटाइए इधर। अब तो कितना आ गया? 380 आ जाएगा। 380 जूल आपका क्या होगा? इंटरनल एनर्जी आ गया। अब बताइए इंटरनल एनर्जी जो होता है पॉइंट फंक्शन होता है कि पाथ फंक्शन होता है? आप लोग बताइए। अब पॉइंट फंक्शन होता है। वेरी गुड। तो यहाँ से यहाँ डायरेक्ट आप पहुंच रहे हैं, तो इसका मतलब जो हो गया आप समझ सकते हैं फॉर प्रोसेस किसके लिए चलिए? फॉर प्रोसेस आप एसी के लिए अगर चलिएगा, एसी के लिए, तो इसके लिए भी डेल यू क्या होगा आपका? 380 जूल ही होगा। इतना बात तो समझ में आ गया।
अब आपको क्वेश्चन में कहता है हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इन द प्रोसेस एसी, तो इसके लिए डायरेक्ट वर्क डन निकाल लीजिए। अब तो वर्क डन निकालिएगा, तो वर्क डन जब एसी प्रोसेस का निकालिएगा तो क्या निकालिएगा, वर्क डन एसी प्रोसेस का, तो डायरेक्ट आप क्या निकाल लीजिए, देख लीजिए ध्यान से, एरिया ही निकाल लीजिए। तो इसका जब एरिया निकालिएगा ए से सी प्रोसेस का एरिया, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो हाफ इंटू बेस, देखिए यहाँ ट्रेपीजियम बन गया, देखिए ट्रेपीजियम बना रहा है, ये वाला हाइट हो गया 6 और ये वाला हो गया 2 पैरेलल साइड, तो 6 to 8 इंटू 10 to पावर 4 और इंटू कितना हो गया आप भी बताइए, पैरेलल साइड के बीच का दूरी, तो यहाँ पर हो गया 2 से 4 यानी कि 2 इंटू 10 to पावर -3। आप बताइए 2 से 2 गया, आपका वर्क डन जो आ गया ए से सी प्रोसेस का वो कितना आ गया, ए से सी प्रोसेस का जो वर्क डन हो गया वो हो गया 80। देखिए तो 80 आ गया ना, 80 जूल आ गया। तो डेल क्यू बराबर क्या होता है आप ही बताइए, डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू होता है, ये बात आप समझते हैं। तो डेल क्यू बराबर हो गया डेल यू, तो डेल यू कितना था 380 आप प्लस 80, तो 460 जूल आपका हीट सप्लाई किया गया होगा किस प्रोसेस में, आपका इस प्रोसेस में। है कोई ऑप्शन ऐसा, देख लीजिए ध्यान से। ए नंबर सर। अच्छा ए नंबर। अब बताइए इस क्वेश्चन में किन्हीं को कोई परेशानी है तो आप बतला सकते हैं, जो कि नीट 2015 में क्वेश्चन पूछा था। देख लीजिए ध्यान से, किन्हीं को अगर कोई परेशानी है तो हमको बतला सकते हैं, ठीक है। सर del u is equal to 380 कैसे हुआ? वो क्योंकि डेल यू जो होता है चेंज इन एनर्जी होता है, पॉइंट फंक्शन होता है, चाहे आप इधर से चलिए चाहे यहाँ से डायरेक्ट पहुंच जाइए, आपका पॉइंट फंक्शन मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। तो देखिए डेल यू जो होता है पॉइंट फंक्शन होता है, इसका मतलब इस प्रोसेस से जाइए चाहे इस प्रोसेस जाइए बात बराबर पड़ेगा। तो हम लोग पहले इस प्रोसेस में चल करके गए, तो इसके लिए हीट सप्लाई दिया हुआ था, तो वर्क डन निकाल लिए, वहां से डेल यू निकाल लिए। जो डेल यू इस प्रोसेस के लिए आएगा एबीसी प्रोसेस के लिए, वही एसी प्रोसेस के लिए भी डेल यू होगा। यही बात हम लिख दिए हैं यहाँ पर, और ज्यादा कुछ नहीं किए हैं, ठीक है। देख लीजिए ध्यान से, तो यहाँ पर फिर उसी तरह से इक्वल करके यहाँ निकाल दिए हैं। और कोई डाउट? देखिए आज अब क्लास यहीं तक चलेगा, ठीक है, और अगले क्लास में हम पूरा डाउट बताएंगे, और अगले क्लास में पहले फिर थ्योरी पढ़ा देंगे। कुछ बचा हुआ है, जैसे कि आपका थ्योरी बचा हुआ है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना, उसका थ्योरी थोड़ा बहुत सिंपल जो है आपका, एक आइडियल हीट इंजन है कार्नोट हीट इंजन, उसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे, और तब क्वेश्चन पूरा बता देंगे डायरेक्ट, ठीक है। फिर से आप लोग क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा जो नहीं बना है, और बाकी क्वेश्चन हम फिर बता देंगे, ठीक है। अगले क्लास में हम पहले ही आप लोग से डाउट जो होगा व्हाट्सएप पर ही मंगा लेंगे, और उसके बाद फिर लगातार बतला देंगे, ठीक है। तो नहीं तो आप लोग कल शाम तक हमको भेज दीजिएगा, जिनको जिनको डाउट पूछना होगा व्हाट्सएप पर, तो हम उनको बता देंगे कि उनको फिर अगला क्लास में डायरेक्ट बता देंगे डाउट, हम उसको नोट करके रखेंगे।